हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि आज 8 दिसंबर 2025 है और आज जो है आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए आज की महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही साथ जो है ऐसी खबरें जो सामान्यतः रही हैं उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेकिन हम जो है जो महत्वपूर्ण खबरें हैं और उन पर ज्यादा फोकस करते हैं और जो सामान्य खबरें होती हैं उनको केवल संज्ञान में रखते हुए कि ये एक सामान्य सी खबर है उसको हम दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं खबर है कि सांसद से वसूली का मामला और 10 लाख की सिफारिश। देखिए, बिहार का मामला है और बिहार में एक सांसद से जो है फर्जी तरीके से जो वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। तो ये खबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि मेडिकलों में जो 2 बार अंग प्रत्यारोपण प्रमाण पत्र विवाद रहा और उसको लेकर के खबर है कि मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को दो बार प्रत्यारोपण प्रमाण पत्र जारी होने पर जांच शुरू हुई है ना। तो कुछ मामला ऐसा रहा कि मरीज को जो है दो प्रमाण पत्र जो है दो बार उसको प्रत्यारोपण का प्रमाण पत्र जारी हुआ और उसकी जो है जांच शुरू की गई है। तो ये एक मामला है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी पिता ने बेटी की हत्या की और 70 दिन बाद जो है वह जीवित मिली। तो एक हैरान करने वाला जो है मामले में जिस लड़की को मृत बनाकर पिता पर हत्या का आरोप लगा था वह 70 दिन बाद जो है जीवित मिली। तो ये कुछ सामान्य सी खबर थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा, देखिए, किशोरी का धर्मांतरण कर निकाह कराने की कोशिश, शाहजहांपुर का मामला यानी उत्तर प्रदेश का मामला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो है ये शाहजहांपुर हमारा हिस्ट्री को लेकर भी बहुत मतलब फेमस रहा है ना। तो देखते हैं धर्मांतरण की जो स्थिति, हम कह सकते हैं कि अब सामान्य रूप से जो धर्मांतरण को कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अगर मान के चलिए जोर जबरदस्ती या फिर किसी प्रकार का लालच देकर कर और उसका कोई धर्म का मतलब उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के जो मतलब कह सकते हैं वो गैर कानूनी है। और हमारे देश में और खासतौर से यूपी में जो है इस तरह का कानून भी लागू है कि अगर इस तरह का मामला कोई सामने आता है तो वहां पर जो है उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक मामला है कि जो है किशोरी के जबरन धर्मांतरण कर शादी कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। देखिएगा, जहां तक हम बात करते हैं जो इस तरह की स्थिति है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर मान के चलिए किसी भी धर्म में अगर वो जाना चाहता है तो उसको पूरी आजादी होती है, जो कि हमारी जो है धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर जो है आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुल हमारे लगभग मान के चलिए महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, देखिए अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 है, 26 और 27 और 28। तो ये महत्वपूर्ण है जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस जो फ्रीडम होती है उसको लेकर के हैं। 25 में क्या कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो जो भी अपनी इच्छा से धर्म जो कर मतलब पालन कर रहा है उसका पालन करेगा और जो मान के चलिए अपनी इच्छा अनुसार, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है और तो मानने की उसको पूरी आजादी है। ये 25 में बताया गया है। 26 में है कि आपके जो धार्मिक जो मतलब कह सकते हैं उनके संस्थान हैं, उनकी संस्थाओं की स्थापना और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये 26 में है कि वो कोई भी धर्म जो है अपनी संस्थाओं का उसका मैनेजमेंट या उसके संचालन कैसे करेगा, ये उसको लेकर के है। और 27 की अगर हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई भी जो अगर मान के चलिए किसी को ऐसा धर्म विशेष हेतु जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए है 27। और 28 जो है मान के चलिए ये खास तौर से राज्यों के लिए लागू होता है कि कोई भी राज्य जो है जो अपने विशेष धर्म को लेकर के जो है उसको या बढ़ाने के लिए या उस पर विशेष ध्यान देने के लिए जो है उस पर ऐसा मतलब कार्य नहीं करेंगे जिससे जो है उसको प्रोत्साहन मिले। तो कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य जो है किसी विशेष धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं देगा। तो ये 28 को लेकर के मतलब प्रावधान है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, हमने देखा कि इस तरह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रावधान किए गए हैं इसके, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कर्ज देने पर रोक नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की देखेंगे तो देखिए एमसीआई ने स्पष्ट किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं पर कर्ज रोकने संबंधी खबरें गलत हैं, कंपनियों को पूर्ववत कर्ज दिया जाएगा।
देखिए, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है कि ऐसी ऊर्जा जिसको जो है हम बार-बार अगेन एंड अगेन जो है यूज कर सकते हैं, तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको, है ना? तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान के चलिए हमारी सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, तो ये क्या है? ये हमारी इस तरह की जो है बहुत सारी इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं इसमें। चाहे वो मतलब हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो मान के चलिए शक्ति है, जो उसकी गर्मी है, उसके अनुसार अगर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको भी हम जो है यहाँ पर रखते हैं, या मतलब जो हाइड्रोलिक मतलब सॉरी हाइड्रो जो मतलब पावर होती है यानी जल विद्युत जो है वो भी हमारी जो है इसी में आती है नवीकरणीय ऊर्जा में। तो ये स्थिति जो है इस तरह से बनी हुई होती है ना? तो अगर हम और देखें इसकी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो देखिए, सरकार ने जो है 2000 जो मतलब सरकार ने एक मतलब बना रखा है कि 2030 तक जो है हमको कितनी चाहिए, 500 एक लक्ष्य बना रखा है कि 500 गीगावाट, यानी जो है हम सरकार का ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो है वो 500 गीगावाट जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा जो है उनको क्या कर लेंगे, क्षमता प्राप्त कर लेंगे। हालांकि ये मतलब देख सकते हैं लगभग हमारे पास में जो पूर्ण कर लिया गया है इसको, तो ये बात है। अच्छा, अगर मान के चलिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि जो इसकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको लेकर के हम जो है इसमें हमारी जो भारत सरकार है उसमें अग्रणी है। अगर हम बात करते देखिएगा, जैसे मान के चलिए एक आपने नाम सुना होगा, पीएम पीएम कुसुम, या एक होती है पीएम कुसुम योजना, एक कुसुम योजना कह सकते हैं हम, एक है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना में है आपकी जो किसान है, जो मान लीजिए किसान है जो पंप लगाते हैं, तो उनको पंप को लगाने के लिए जो है वहां पर सोलर विंड जो पावर है, सॉरी विंड नहीं, सोलर पावर जो है उसमें जो सोलर पैनल है अगर उसको लगाते हैं तो 60% क्या देगी सरकार, उनको सब्सिडी देती है इसके तहत। तो एक ये है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो देखिएगा, दूसरे में अगर हम बात करें तो देखिए पीएम सूर्य घर योजना, है ना? तो ये क्या है? सूर्य घर योजना में क्या है कि इसमें जो है जो हमारी मुफ्त बिजली है उसकी योजना के अंतर्गत जो है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र या इस तरह से जो भी घर आते हैं या इस तरह से जो शहरी क्षेत्र आते हैं, दोनों को मिलाकर के लगभग जो है 1 करोड़ घर जो हैं, यानी 1 करोड़ घरों को जो है इस तरह की जो बिजली जो मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब जो छतों पे लगाते हैं उसको सोलर पैनल, तो उसके माध्यम से जो है ऐसा मतलब एक प्रयास किया गया है। ये एक पीएम सूर्य घर योजना उसके तहत आता है। और हम देख लेते हैं जो हमारी जो एक योजना भी आपने सुनी होगी कि जो राष्ट्रीय मिशन है उसका क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। उसके तहत क्या है 2030 तक, यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें क्या है, इसमें है कि आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो क्या करना है, हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन करना है। और ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो एक ये है हमारा। और एक मान के चलिए आपने नाम सुना होगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल में जो हमारी इथेनॉल है, तो इसको जो है लगभग 20% तक जो है बढ़ाने मतलब उसमें डालने की यानी यूज करने की जो है एक योजना है कि हम उसको जो है ऐसा करेंगे। और इसका जो प्रावधान किया गया था लगभग 20% का जो किया गया था कि हम 2025 तक जो है इसको प्राप्त कर लेंगे, है ना? तो इस तरह से ये योजनाएं हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है और कार्यक्रम है, उनको हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना 29.8 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लग चुका है। तो जैसे जैसे कि हमने देखा अभी, ये सूर्य जो हमने नवीकरणीय ऊर्जा देखी उसी का एक पार्ट है सौर ऊर्जा का। सरकार की जो सोलर रूफटॉप योजना है उसके तहत जो है ऐसा माना गया है कि लगभग 23.9 लाख यानी लगभग 24 लाख घरों में जो है रूफटॉप सोलर लग चुके हैं। और हमारा जो लक्ष्य है मान के चलिए कितना है, लगभग 1 करोड़ घरों पर ऐसा करने का है। तो लगभग जो है 24 लाख घरों पर ऐसा हो चुका है। तो ये एक उपलब्धि है जो हमारे पास में हमारे सरकार को मिल चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड को लेकर के। क्या है कि जो घरेलू म्यूचुअल फंड ने लगभग 23,465 करोड़ रुपए जो है कुछ शेयर खरीदे हैं, है ना? और भारत के म्यूचुअल फंड ने पिछले महीने भारी निवेश किया जिसमें जो है बाजार में मजबूती आई है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि हमारी जो हमारी प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, तो उसके माध्यम से जैसा कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यम होते हैं जिनमें जो है म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड है, एक शेयर होता है, एक बॉन्ड होता है।
इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, अगर हम शेयर की बात करते हैं, शेयर और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर हम कोई शेयर, मान के चलिए किसी कंपनी का अगर हम शेयर खरीदते हैं, तो क्या होता है, हम अपने हिसाब से उसको किस प्रकार से खरीदना है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता पर आधार करता है कि किसी कंपनी का जो है कोई शेयर कितने रुपए जाएगा, कहाँ तक जाएगा और हमें किस समय उसको बेचना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हम उसको शेयर को जो है अपने अनुसार जो है खरीदते और बेचते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारी क्षमता, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसमें अपना प्रयोग किया जाता है। जबकि वही सिस्टम, एक हम मान के चलिए उसी तरह का एक सिस्टम होता है कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हम अपनी तरफ से सोच रहे थे, वहां पर जो है एक स्पेशलिस्ट वहां पर बैठे रहते हैं और उस कंपनियों के, यानी जो वहां की जो एजेंसियां हैं, और वो एजेंसी जो है, हम जैसे हम खरीदते हैं शेयर, उसी तरीके से वो एजेंसी वहां पर जो है म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। बस इन तरह इसमें यही है कि हम जो है यहाँ पर अपनी तार्किक बुद्धि लगाते हैं और वहां पर जो है जो संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं वो वहां पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, शेयर जो है जब हम अपनी तरफ से खरीद रहे हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार खरीद रहे हैं, तो उसमें जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे पास में डायरेक्टली आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है क्योंकि वहां पर जो इस तरह के स्पेशलिस्ट वो काम कर रहे हैं और वहां की जो संस्थाएं काम कर रही हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, यानी वो जो संस्था है, वो एक प्रकार से कह सकते हो वहां पर जो है उसका कमीशन लेती है और वो कमीशन लेकर जो है इस तरह का कार्य करती है। तो म्यूचुअल फंड में और शेयर में हम ये सामान्य अंतर देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एफपीआई ने पहले सप्ताह में लगभग 11,820 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, विदेशी निवेशकों ने बाजार से जो है मतलब बड़ी धनराशि निकाली है, जिसके कारण जो है उतार चढ़ाव देखा गया है। देखिए, हमारी दो चीजें होती हैं, अगर हम जो बात करें, जो विदेशी निवेश है, अगर जो अगर हम बात करें, देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं, दो तरीके से हम सामान्यतः मानते हैं। एक होता है हमारा एफडीआई, एक होता है एफपीआई। इसको ही हम एफआईआई कहते हैं, है ना। एफआईआई क्या होता है, देखिए इसको हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके क्या होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिएगा, जब ये एफडीआई की बात आती है तो इसमें जो निवेश किया जाता है वो किसी कंपनी के माध्यम से किया जाता है, यानी कंपनी को खरीद लेगी या कंपनी में अपना पैसा लगा देगी, है ना। यानी हम कह सकते हैं, यानी ये ऐसा होता है जिसके माध्यम से जो है वो संस्थाएं जो एफडीआई हैं, वो ऐसे ऐसी संस्थाएं या कंपनियों में या उनको खरीद करके डायरेक्ट निवेश करती हैं। और उसमें क्या होता है, उनके पूरे नियंत्रण जो है उस कंपनी पर किस तरह से उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर ये है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हम इसको स्थायी मान सकते हैं, क्योंकि स्थायी क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी खरीद रही है, कंपनी अपने शेयर जो मतलब लगा रही है या पैसे उसमें जो अपने मान के चलिए शेयर धारिता खरीद रही है, उसको एक प्रकार से एस्टेब्लिश भी कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये स्थायी होता है। अच्छा, एफबीआई में क्या होता है, एफपीआई की अगर हम बात करते हैं, ये प्रतिभूतियों पर जो है निवेश करती है। अब इसमें होता है क्या, ये अस्थायी क्यों माना जाता है, क्योंकि जब ये प्रतिभूतियों पर जैसे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, किसी ऐसा खरीद लेगी और जब चाहे वो उसमें वहां से निकल के बाहर भी हो जाती है। जैसे कि अभी देखिएगा यहाँ पर हुआ, 11,800 करोड़ रुपए जो है इन्होंने निकाल लिए और अचानक जो है इस तरह से अगर निकाल लेंगे तो ये इनकी अस्थायित्व को जो दिखाता है। तो ये एफडीआई और एफपीआई में थोड़ा सा अंतर यहाँ इस तरह से होता है कि मतलब इस तरह से हमने देखा है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल पुरस्कार, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को उत्कृष्ट करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल मिला है ना। तो ये है। अच्छा, देखिएगा, श्रीलंका के 1250 से अधिक जो है वो भारतीयों को बचाया गया। भारतीय सेना ने श्रीलंका में फंसे 1250 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है, ये खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर के खबर है कि बांग्लादेश में जो चुनाव से पहले छात्रों की नई पार्टी जमात से गठजोड़। बांग्लादेश चुनाव से पूर्व छात्र नेतृत्व वाली नई पार्टी ने जमाते इस्लामी की शाखा से हाथ मिलाया है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बांग्लादेश को देखें तो देखिए, बांग्लादेश अगर बात करते हैं, देखिए जैसे हमने मान के चलिए ये बनाया सिक्किम, ये बना दिया हमने अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो अगर हम इससे बात करते हैं तो देखिएगा बांग्लादेश कैसा है, ये तो हुआ हमारा वेस्ट बंगाल, है ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से जो स्टेट बनता है हमारा, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से बनता है ना। त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है,
और ये हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है असम। और ये जो पार्ट है देखिए ये है हमारा बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश देखेंगे हम, अगर उत्तर जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनसे अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व भारत के यानी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं तो उनमें से कौन कौन सा मिला हुआ है। अगर हम बात करें असम, एक हमारे यहाँ आ जाता है मेघालय, एक ये आता है हमारा त्रिपुरा, एक ये आता है हमारा मिजोरम। तो ये उत्तर भारत के राज्य हुए, और साथ ही साथ किससे मिला हुआ है बांग्लादेश की सीमा, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, है ना। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनसे जो है हमारा बांग्लादेश जो है हमारी जो सीमा है उसको साझा करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो वहां पर ये स्थिति बनी हुई है, जैसे कि हमने देखा था पिछले हफ्ते भी कि जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जी जो है उनको जो है क्या दिया गया, मतलब मौत की सजा दी गई थी। तो अब यहाँ पर जो है चुनाव की प्रक्रिया बढ़ रही है, उसी को लेकर के एक खबर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये खबर है देखिएगा, रूस को लेकर के और यूक्रेन को लेकर के है। क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध, हमलों के बीच शांति वार्ता फिर शुरू, और लगातार हमलों के बावजूद जो है रूस और यूक्रेन के बीच नई शांति वार्ता पर सहमति बनी है। देखिए हमले भी हो रहे हैं और ये मतलब शांति वार्ता भी हो रही है। ये कुछ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, कुछ समझ में जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या पता नहीं क्या हो रहा है। तो हालांकि देखिएगा ये स्थिति बनी हुई है कि लगभग 2023 से जो है रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो उसका जो मुख्य कारण मैंने बताया भी था पीछे कि उसका जो मुख्य कारण है वो नाटो में जो यूक्रेन शामिल होना चाहता है उसको लेकर के है। हालांकि अगर हम देखें तो देखिएगा, अगर हम देखिए बात करें अगर रूस की, तो देखिए रूस जो है जो हमारा एक सबसे बड़ा राज्य मतलब देश माना जाता है दुनिया का, तो ये हम कह सकते हैं, है ना। तो ये रूस है। अगर हम बात करते हैं रसिया, है ना, तो ये रसिया हुआ। अगर रसिया में हम देखते हैं कि इसके बाद में जो हमारा एक क्षेत्र आता है इस तरह से बना हुआ, ये आता है हमारा यूक्रेन, है ना। तो ये यूक्रेन हुआ, और यूक्रेन के ऊपर जो हमारा राज्य देश कह सकते हैं, देश कहते हैं बेलारूस, जो हमारा बेलारूस आता है वो आता है ना, बेलारूस। और बेलारूस की क्या है नीचे यूक्रेन। तो ये यूक्रेन हुआ और ये बेलारूस हुआ। तो सामान्य रूप से ये स्थिति बनी हुई है कि हम जो है इनमें और दोनों में जो देश रसिया और यूक्रेन को लेकर के हमेशा 2023 से जो है स्थिति सामान्य हुई नहीं है अभी तक, और ये बना हुआ है ऐसा। और इसके नीचे जो है हम कह सकते हैं ये ऐसे, ये है हमारा ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी है। और इसके नीचे जो हमारे बहुत सारे अन्य जो देश हैं वो शामिल हैं, जिसमें टर्की भी आ जाता है। यहाँ पर टर्की देखते हैं। तो ये है, इस तरह से बनी हुई स्थिति है। तो यूक्रेन और युद्ध का मामला जो है एक लंबे समय से, अगर इसकी मतलब मान के चलिए शांति वार्ता हो जाती है तो अच्छी बात है, सहमति बन जाती है तो इस पर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चीन का सैन्य विस्तार भारत के लिए खतरा है। जाहिर सी बात है कि अगर मान के चलिए चीन अपनी सैन्य विस्तार कर रहा है तो खासतौर से क्योंकि हमारा जो देश है खासतौर से जो सीमाएं बनाता है और उसमें जो मतलब हम जो हमारे देश की स्थिति और मतलब संबंधों की अगर हम स्थिति बात करते हैं तो खासतौर से पाकिस्तान और चाइना को लेकर के जो है हमारे संबंध अच्छे है ही नहीं, पहले से बहुत मतलब एक लंबे समय से जो है स्थिति बेहतर नहीं है। तो उनको लेकर के अगर कोई देश यानी चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो अगर अपना सैन्य विस्तार करता है तो वो भारत के लिए जो है खतरा है ही, है ना। तो ये अमेरिका का कहना है। तो अमेरिका ने कहा है कि चीन का तेजी से बढ़ता सैन्य विस्तार भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के लिए चुनौती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति से तनाव बढ़ा है। देखिए अगर हम बात करते हैं चीन, क्योंकि हमारा जो चीन है अगर हम बात की हैं, देखिए ये अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर शुरू करें, ये है हमारा कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, है ना, इस तरह से बना हुआ है। और पीछे हम देखेंगे जापान है। और इसके बाद में जब ऐसे करके आता है ये बन जाता है हमारा, और ये इस तरह से, और ऊपर से देखते हैं और ऊपर से आते हुए जो है ये इस तरह से बन जाता है, और ये हमारा इस तरह से आकर के ये कुछ इस तरह से चाइना बना हुआ है ना। और ये है हमारा इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये नेपाल हुआ, और ये हमारा बन जाता है छोटा सा इंडिया। तो ये जैसे मैंने इंडिया बनाया, तो लगभग इंडिया का जो हम कह सकते हैं चाइना लगभग 3 गुना है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये चाइना जो है लगभग 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, इंडिया का।
तो वैसे भी हमारा अगर क्षेत्र की बात करते हैं, जब भी हमारे से बहुत बड़ा, यानी लगभग 3 गुना, 3 टाइम्स बड़ा है, और जनसंख्या में तो मान के चलिए हम लगभग चाइना से आगे, मतलब अगर वर्तमान स्थिति देखें तो चाइना से आगे हैं। लेकिन अगर हम जो एक को कहते हैं ना कि मतलब इंटरनेशनल जो मतलब सार्वजनिक आंकड़े हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसके आधार पर जो है चाइना अभी भी जो है प्रथम स्थान पर ही है। तो उसको लेकर के ये खबर है कि अगर चीन सैन्य विस्तार करता है तो भारत के लिए ये खतरा होगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चीन के विमान ने क्या हुआ? चीन के विमान ने जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया है ना? तो जापानी सरकार ने दावा किया कि चीनी फाइटर जेट ने उनके विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया, जिससे दोनों देशों के बीच क्या हुआ? तनाव बढ़ गया है ना? तो तनाव तो बढ़ेगा ही भाई, अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो। देखिएगा, क्योंकि चीन, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, अगर हम बात करते हैं, ये जो है, ये है हमारा जापान, है ना? और जो बात करते हैं जापान के जो स्थिति है, अगर हम थोड़ी सी ऊपर देखें ऐसा करके, क्योंकि ये आता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का पार्ट, है ना? और ये जो पार्ट है ऐसे करके बना हुआ, तो भैया ये भी तो चाइना ही है ना, चाइना है, चाइना हुआ। अब चाइना क्या कर रहा है? चीन के विमान ने क्या हुआ? जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया है ना? तो यहाँ पर जो है स्थिति ये बनी हुई है कि अगर जो इस तरह के काम करता है चाइना, तो उससे जो है दोनों देशों के बीच तनाव तो बढ़ना तय है भाई। तो ये होता है। अच्छा, इसमें और देखेंगे कि आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है रडार, है ना? अगर एक तो होता है रडार, रडार एक होता है सोनार, रडार और सोनार। देखिए, रडार और सोनार क्या है? ये क्या है? सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें जो है अगर हम बात करते हैं इसमें, इसमें क्या होता है? इसमें जो है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य अंतर ये हुआ कि जो रडार है उसमें क्या होता है? रडार में रेडियो वेव्स और सोनार में जो है साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये क्या करने के लिए है? ये दोनों ही ऐसी चीजों को ढूंढने या परखने या जांचने के लिए होती है और उनकी पता लगाने के लिए होती है जो इनकी पकड़ में आ सके, है ना? तो रडार रडार जो है खास तौर से जो मान लीजिए वायुमंडलीय या पृथ्वी के ऊपर स्थित चीजों को मतलब डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम सोनार की बात करें तो सोनार का उपयोग जो है, यूज जो है, स्पेशली पानी के अंदर जो मतलब जो हमारे ओशन है या समुद्र है, या स्पेशली कह सकते हैं पानी के अंदर जो है जो चीजें होती हैं उनको ढूंढने के लिए जो है, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो सोनार का प्रयोग किया जाता है ना? तो ये होता है। तो ये हम देख सकते हैं, है ना? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें रडार की, रेडियो डिटेक्टिंग, है ना? रेडियो रेडियो वेव्स जो हम कह सकते हैं, रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव डिटेक्टिंग, है ना? रिंगिंग होता है, नेविगेशन रिंगिंग होता है इसका। तो इस तरह से बात करते हैं हम, तो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जयशंकर की टिप्पणी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। क्या ये भारत के विदेश मंत्री की सेना संबंधी टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया है ना? विदेश मंत्री जो है हमारे जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, और उन्होंने जो है विदेश मंत्री की सेना संबंधी टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया है। अच्छा, ये नॉर्मल सी खबर है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में वकीलों का जो है संवैधानिक कोर्ट के खिलाफ बहिष्कार हुआ है, और पाकिस्तान के वकीलों ने कोर्ट के जो कुछ बड़े फैसलों से नाराज होकर जो है बहिष्कार की घोषणा की है ना? तो कुछ ऐसा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी तमिल में सहयोग संबंध क्या है? देखिएगा, तमिलनाडु में उत्तर भारत में सांस्कृतिक भाषाई पुल को मजबूत करने की बात की गई है, और शिक्षा, तकनीक, संस्कृति व पर्यटन के माध्यम से दोनों भाषाई क्षेत्रों के सहयोग को सुझाव दिया गया है ना? और क्या है? राष्ट्रीय एकता में भाषाई विविधता की महत्ता पर प्रकाश भी डाला गया है। तो देखिएगा, तमिल भाषा जो, जैसे कि हम देखेंगे, अगर मान के चलिए जो हमारा दक्षिणी राज्य है, अगर हम बात करते हैं इस तरह से बना है हमने, तो ये होता है हमारा केरला, और ये होता है हमारा तमिलनाडु, और ये होता है हमारा कर्नाटका, है ना? और ये है हमारा आंध्र, सॉरी तमिलनाडु, तेलंगाना, और ये होता है हमारा आंध्रा, है ना? तो ये आंध्रा हुआ, ये तेलंगाना हुआ, ये तमिलनाडु हुआ, और ये हमारा कर्नाटका हुआ, ये केरला हुआ। इस तरह से दक्षिण राज्य हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्थिति है कि जो तमिल भाषा है और हिंदी भाषा की जो है, अगर हम उसको कह सकते हैं, अगर उनको संबंध बन पाता है, तो वो क्या होगा? वो हमारी राष्ट्रीय एकता में जो है भाषाई विविधता की महत्ता पर प्रकाश डालेगा।
तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, 8वीं अनुसूची में तो भाषाएँ हैं, है नहीं है? तो अनुसूची में भाषाएँ कितनी भाषाएँ हैं? 22, 22 हैं, है ना? 22 भाषाएँ हैं जिसमें 14 जो है वो शुरुआती दौर में ली गई थी, जिसमें तमिल भाषा भी है और हिंदी भाषा भी शामिल है। इसके बाद में क्या हुआ? 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब संविधान संशोधन 21st यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 यानी 1967 में। तो उस समय क्या हुआ? सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी। कौन सी लैंग्वेज? सिंधी, है ना? तो ये है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? 71 में अगर हम बात करें तो 71 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। 1992 में उसमें क्या हुआ? 3 भाषाएं, जैसे कोंकणी कोंकणी है ना, नेपाली है और मणिपुरी है। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये 3 भाषा जोड़ने के साथ ही साथ क्या हुआ देखिएगा, है ना? इसके बाद में हमारे पास 4 हो गई, यानी 14 शुरू में थी, एक 21वें संविधान में जुड़ी सिंधी, इसके बाद में 15 हो गई, ये 3 जुड़ गई, अब 18 हो गई। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद में जो हुआ 1992 में संविधान संशोधन हुआ 2004 में, यानी 92 मतलब 90 सेकेंड्स कह सकते हैं, 92वां संविधान संशोधन, यानी कब हुआ? 2004 में हुआ। और इसमें जो है 4 भाषाएं और जुड़ गई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, है ना? तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कुल मिलाकर के जो हमारी जो अगर हम बात करते हैं लगभग जो जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, उस समय तक जो है 22 भाषाएं हमारी जो 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई और तब से जो है हमारी 22 भाषाएं बनी हुई हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी जो है हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। अंग्रेजी हमारी इसमें शामिल नहीं है, हिंदी है, क्योंकि हिंदी तमिल जो है वो 14 भाषाएं हैं उसमें पहले से ही मौजूद है। तो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन का जो विकास, उसकी बात पे यहाँ पर एक खबर है, उसको देखते हैं। पर्यटन, भारत में पर्यटन क्षमता विशाल है, पर कई स्थानों पर जो है विकास अधूरा है ना? लेकिन क्या हो रहा है? बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, सफाई, डिजिटल सुविधाओं की सुधार की जरूरत बताई गई है। स्थानीय अर्थव्यवस्था व रोजगार बढ़ाने में जो है पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यटन जो है किसी भी देश की, जो अगर हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस आधार पर जो है अगर हम वैश्विक पर्यटन की बात करते हैं तो जो विश्व में होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, है ना, वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है ना? अगर हम बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे, तो वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, अगर 25 जनवरी को जो मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, ध्यान है, आप बताइए कौन सा होता है? कमेंट में बताइएगा, है ना? तो नेक्स्ट खबर देखते हैं, डिजिटल दौर में बचपन बचाने की चुनौती। देखिए, बच्चों पर क्या हो रहा है? सोशल मीडिया और गेमिंग के बढ़ते प्रभाव से जो है बच्चों की चिंता, जो बचपन है उनकी चिंता पर बहुत, मतलब कह सकते हैं बचपन पर जो है चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, हम सोशल मीडिया और गेमिंग बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों का जो बचपन है वो लगातार जो है उससे प्रभावित हो रहा है। तो उसको बचाने की जो है हमारे पास में बहुत बड़ी चुनौती है, जो हम उससे कैसे मतलब उबर सकेंगे, तो ये यहाँ पर एक खबर है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी जानलेवा लापरवाही, यानी लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं, अव्यवस्थित सिस्टम और जन सुरक्षा की अगर हम उसकी कमी का उल्लेख कर रहे हैं ना, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने तथा सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता बताई गई है। नागरिक से भी जो है जिम्मेदार व्यवहार की अपील की गई है। देखिए, अगर हम बात करते हैं दुर्घटनाओं की, तो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें भी बता चुका हूँ कि इसका जो 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो मुख्य कारण है ही भाई कि जो है सड़कों पर जो भीड़ भाड़ है उसका तो है ही, साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो स्थिति है, मान लीजिए जो मादक पदार्थ, चाहे वो दारू, शराब, ये इस तरह से मादक पदार्थ, गांजा वांजा पी करके अगर कोई भी आदमी इस तरह से वाहन का चलाता है, तो उससे खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये मुख्य कारण माने जाते हैं, है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं, एक नई विश्व व्यवस्था की दस्तक।
वैश्विक राजनीति में चीन अमेरिका तनाव, रूस पश्चिम विवाद और नए गठबंधनों पर चर्चा। भारत की बढ़ती भूमिका, रणनीति संतुलन व मध्यस्थता क्षमताओं को रेखांकित किया गया है ना। ये एक लेख है जिसमें भी बताया गया है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उभरने से संवाद सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है ना। तो ये है मामला। अच्छा, कफ सिरप की बात करते हैं तो देखिए, कफ सिरप पर राजनीति को खांसी। कफ सिरप से जुड़े विवादों और विदेशी देशों में मौतों के मामलों पर राजनीति जो है वो तेज होने की चर्चा हुई है और सरकार द्वारा दवा उत्पादन की गुणवत्ता पर जो है वो जांच को कड़ा करने को के कदम उठाए बताए गए हैं ना। स्वास्थ्य सुरक्षा मुद्दों को राजनीति लाभ हानि से ऊपर रखने की बात कही गई है। देखिए, जो इस तरह का मामला हमने देखा था जो कोडिन को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा था पिछले हफ्ते। तो ये उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं दिया गया एक लेख है, उस पर चर्चा की गई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अमूर्त विरासत का भारतीय गर्व क्या है। भारतीय परंपराओं, नृत्यों, लोक कला, आध्यात्मिकता आदि को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में समझाया गया है। यूनेस्को सूची में भारत की बढ़ती उपस्थिति पर गौरव व्यक्त किया गया है और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए जो है जो संरक्षण, प्रसार और उसकी शिक्षा में जो शामिल करने पर बल दिया गया है। तो ये बात है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं देखिए यूनेस्को की, तो देखिए यूनेस्को का जो हमारा यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फुल फॉर्म है हम कह सकते हैं यूएन, यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक, अगर हम लिखें यहाँ पर यूएन, है ना, एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं जो यूनेस्को की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है ना। तो ये है। अच्छा, इसमें जो हम बात करते हैं जो विश्व धरोहर सूची, भी आपने देखा होगा कि विश्व धरोहर सूची आती है, तो विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत हम बात करते हैं कुल जो है लगभग कुल जो है 44 जो यहाँ पर स्थल हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक जो मतलब कल्चरल कहते हैं जिनको, 36 हैं और जो प्राकृतिक वो है 7 और जो मिश्रित यानी मिक्स्ड है वो है 1, 36 यानी 37 7 + 1। तो इस तरह की ये स्थिति है। जो यूनेस्को की हमारी विश्व धरोहर सूची है उसमें भारतीय जो स्थल हैं उनकी ये सूची है ना। तो इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, रुपए की सेहत को सुधारने के प्रयास और भारतीय रुपए में गिरावट के कारणों में वैश्विक आर्थिक दबाव, आयात लागत व विदेशी मुद्रा की अस्थिरता को महत्वपूर्ण बताया गया है ना। और सरकार व आरबीआई द्वारा मुद्रा स्थिरता की उठाए गए कदम, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के, निर्यात बढ़ाने व नीतिगत सुधारों पर चर्चा की गई है। तो इस तरह का है क्योंकि हमारे देखते हैं, क्योंकि लगातार हमारा जो रुपया गिर करके लगभग 90 रुपए यानी डॉलर जो है 90 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो हमारी मतलब जो रुपए की कीमत है वो लगातार गिरी हुई है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम इसको कैसे उसको बचाएं, उसको जो है उसको कैसे उसको मजबूत करें, तो यहाँ पर ये बात की गई है ना। तो ये हम पे इसका जो मामला है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले हफ्ते में। तो यहाँ ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न उपायों के माध्यम से समाधान का प्रयास, यानी वही मामला है, देखेंगे यहाँ पर लेकर के आर्थिक चुनौतियों के बहुआयामी रूप, महंगाई, बेरोजगारी, राजकोषीय दबाव पर प्रकाश डाला गया है और सरकार द्वारा राहत हेतु सब्सिडी विस्तार, योजनाओं का शुद्धिकरण व ढांचागत निवेश का भी उल्लेख किया गया है। इसमें समाधान के लिए जो है दीर्घकालिक सुधार, पारदर्शिता और तकनीक पर भी जोर दिया गया है ना। देखिए, इंडिगो का जो मामला भी चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि लगभग हम 4-5 दिन से इसको लगातार जो कवर कर भी रहे हैं और जो हमारे लोग यानी हिंदुस्तान के अंदर या फिर जो भी लोग हैं जो इंडिगो की फ्लाइट को लेकर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए बड़ी बदहाल स्थिति बनी हुई है। तो उसको लेकर के खबर है कि क्योंकि मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर मान के भाई फ्लाइट में या तो कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसको जो है बहुत ही इमरजेंसी होती है, सामान्य लोग तो बैठते नहीं है। अब सामान्यतः लोग बैठते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ जाए, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है एक मैंने उस व्यक्ति पे देखा था, मतलब कि व्यक्ति की शादी है वो अपनी शादी पर ही नहीं जा पा रहा है इस इंडिगो की वजह से, तो क्या होगा, है ना। तो देखिएगा, उसको लेकर के खबर है कि जो हवाई सेवाओं में जो अफसरों पर कार्रवाई और एक तिहाई प्रोफाइल इंडिगो घटना की जांच को लेकर डीजीसीए की निष्पक्षता पर संसद समिति ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही तय होगी। देखिए, डीजीसीए क्या है, मतलब एक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं सिविल एविएशन है,
उसके अंतर्गत जो है ये आपका आता है निदेशालय, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो बात करते हैं हम, तो उसका ये मामला है। उसने हालांकि जो मान लीजिए कानून बनाया और उसके कानून के अनुसार ये इंडिगो अगर उसका कानून का पालन नहीं करेगी तो उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए सरकार को। तो पता नहीं क्यों सरकार इसमें पीछे है, क्योंकि इतने लोगों के जो मतलब समस्या उसको सामना कर रहे हैं, तो अगर इतने पर भी सरकार कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले पा रही है तो ये थोड़ा सा मतलब संदेहास्पद लगता है। क्या मामला है इसमें कुछ ऐसा? क्योंकि भाई वहां पर देखते हैं ना कि मतलब चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता, बैंगलोर, हर तरह हर स्थिति में जो है लोग फंसे हुए हैं, रो रहे हैं और वो अपने घर जाने या अपने जो गंतव्य स्थान है वहां पर जाने के लिए परेशान है। तो इस पर जो है सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए इंडिगो के खिलाफ। तो ये है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नई खबर नया है इसमें गोवा नाइट क्लब को लेकर के है, जो वहां पर हादसा हुआ। गोवा नाइट क्लब हादसा, प्रवेश निकासी में कमी। गोवा के एक नाइट क्लब में भारी भीड़ के दौरान जो है अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई। रिपोर्ट कहती है कि क्लब में निकास और भीड़ प्रबंधन जो है बेहद कमजोर था, जिससे जो है ये दुर्घटना घटी और बहुत सारे लोग वहां पर मारे भी गए हैं ना। तो हमने देखा, पहले भी देख चुके हैं हम इसके बारे में। देश का पर्यटन उद्योग इंडिगो विवाद से प्रभावित है। हाँ भाई, देखते हैं भाई, पर्यटन तो प्रभावित होगा, क्योंकि भाई जो पर्यटन को लेकर के अगर मान लीजिए कोई देश से या विदेश से लोग हमारे देश में या कहीं दूसरे देश में भी जो जा रहे हैं पर्यटन के लिए, तो पर्यटन पर तो प्रभाव पड़ेगा ना इसका। तो ये भी है। तो यही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। भाई जम्मू कश्मीर हो, उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सब में जो है स्थिति अब मतलब खतरनाक बन जाएगी, कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी वहां पर। तो यहाँ पर ये खबर है। अच्छा, आरक्षण को लेकर के खबर है। आरक्षण को लेकर के क्या खबर है देखते हैं। आरक्षण से समावेशी बदलाव और सशक्तिकरण। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों की उच्च शिक्षा व नौकरियों में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार जो है ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी सबसे तेज बढ़ी है, जबकि सामान्य वर्ग की तुलना में आरक्षित वर्गों की उपस्थिति कई क्षेत्र में मजबूत हुई है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो स्थिति है, जो हमारी रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, कास्ट रिजर्वेशन है, कास्ट रिजर्वेशन किस तरह की स्थिति है। अगर हम बात करते हैं 27% जो है वो ओबीसी के, ऐसा लिख देते हैं ओबीसी, है ना। एक होता हमारा एससी और एक होता हमारा एसटी और एक होता हमारा ईडब्ल्यूएस। तो इसकी अगर हम बात करते हैं ये 27 है। ये अगर हम बात करते हैं 15% है, ये हमारी बात करते हैं 7.55 यानी, और ये हमारा 10%। तो ये जो हमारा कास्ट रिजर्वेशन है वो इस तरह से कुछ बटा हुआ है, क्योंकि अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल जो है 59.5% जो है टोटल आरक्षण आ रहा है, रिजर्वेशन आ रहा है। क्योंकि जो हमारा जो कानून था उसके अनुसार, मतलब जो हमारी प्रक्रिया थी उसके माध्यम से जो है 50% से ज्यादा किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा देखा गया था और उसमें प्रावधान किया गया था। और लेकिन जो ईडब्ल्यूएस विशेष करके जो है ईडब्ल्यूएस लाया गया और जिसको जो है अतिरिक्त 10% जो है वो कोटा और दिया गया, यानी जो जनरल वालों के लिए था ये। इकोनॉमिकल व्हीकल जो होते हैं, है ना, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो है उनके लिए है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग। अब ये दलित आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर को जो जैसे कि बात करते हैं कि 1992-93 की जो बात है, वहां पर जो है क्रीमी लेयर की जो अवधारणा आई, 19 क्रीमी लेयर 1992 में आई, है ना। और इसमें जो है 1993 से जो है स्टार्ट हुआ, जिसमें जो है 1 लाख की जो है वो क्या किया गया था कि जिसकी अगर जो फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसको जो है क्रीमी लेयर में माना जाएगा, यानी 1 लाख या उससे ऊपर है तो उसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। जो आज जो है बढ़कर कितनी हो गई है, 8 लाख पहुंच गई है ना। अगर किसी की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए या उससे अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। इस तरह से ये बात हो रही है ना। तो इस तरह से ये था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नौकरी में बदलाव के संकेत। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों की मौजूदगी पिछले वर्षों में बढ़ी है। केंद्र सरकार के नवीनतम डेटा में यह ट्रेंड साफ दिखता है। आरक्षित वर्गों की भर्ती दर में लगातार वृद्धि हो रही है ना। तो ये खबर है। जब वही है इंडिगो का मुआवजा 610 करोड़ रुपए, अरे भाई देना ही होगा ना, कितने लोग परेशान है, तुम मुआवजा भी नहीं दोगे तो और क्या करोगे, है ना। तो ये खबर है। तो सख्ती के बाद जो है इंडिगो ने 610 करोड़ रुपए का रिफंड लौटाया। हजारों यात्रियों को राहत भी मिली है। भैया ये तो परेशानी का मामला ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोवा नाइट क्लब हादसा, 25 मौतें, मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में, जो 25 लोग मर चुके हैं वहां पर। अच्छा, मतदाता सूची में एसआईआर क्यूआर कोड को लेकर के ये खबर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि मतदाता सूची में क्यूआर कोड की गड़बड़ी है तो राजनीतिक दलों के पास सुधार का भी अभी समय है ना। तो ये है। अच्छा, लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस।
देखिए वंदे मातरम है या एसआईआर है, जैसे कि मैंने बताया था कि शीतकालीन जो सत्र है ये मुद्दे उठने ही है, तो उसको लेकर के खबर है। और वंदे मातरम जो मैंने पहले बता चुका हूँ इसके बारे में कि जो 7 नवंबर 1875 को जो है इसका क्या किया गया था, यानी इसको कंपोज किया गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, है ना। और फिर उसके बाद में जो है 1988 1988 में जो है आनंद मठ में जो है प्रथम बार से उसको मतलब प्रकाशित किया गया। और उसके बाद में 1900 मतलब 1800 या 96 है ना, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता सॉरी हाँ कोलकाता अधिवेशन जो हुआ उसमें जो है इसको क्या किया गया, पहली बार गाया गया जो वंदे मातरम गीत है उसको। और 24 जनवरी अंततः 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन के साथ में यानी वंदे मातरम को जो है उसको भी जो है संसद में मतलब संसद की जो संविधान सभा रही उसको द्वारा अपनाया गया था। तो ये बात यहाँ पर रही। तो ये मैंने देखा यहाँ पर कुछ खबरें थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, गजनबी की क्रूरता पर नई पुस्तक। एक नई किताब में महमूद गजनबी के अत्याचार, लूट और आक्रमणों का विवरण दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गजनबी जो है जो हमारे मध्य एशिया से जो लोग आए थे उनमें से जो लोग गजनबी या सिख मतलब गजनबी है, मोहम्मद गोरी है, तो इस तरह के जो उनकी क्रूरता के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अच्छा एक ये है ऑपरेशन सिंधु, सिंधु नहीं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ ने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने राजनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को और बड़ा किया जा सकता था, पर सेनाओं ने धैर्य दिखाया और नियंत्रित कार्यवाही की। तो ये एक है। जब सेना झंडा दिवस फंड, प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सेना झंडा दिवस पर फंड में अधिक से अधिक योगदान करें। अच्छा छात्र आंदोलन को लेकर के है कि छात्र आंदोलन और संस्कृति, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारतीय संस्कृति लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी धरोहर है। चीन पाक सीमा पर सतर्कता। देखिए सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ी हैं, इसलिए सेना पूरी तरह से सतर्क है। जैसे कि मैं कल भी बात कर चुका था इसके बारे में कि मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए खास तौर से जो हमारी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली स्थिति इस तरह से है ना। ये तो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर जो है ना। और ये जो मैंने बनाया देखिए जहां पर मैं ये इस तरह से टोटल किया है, ये क्या है, पीओके है ना। ये क्या है, ये अक्साई चीन है। अगर हम बात करते हैं देखिए ये क्या है, अक्साई चीन, अक्साई चीन, तो उसको लेकर के है ये, है ना। तो दो चीजें देखें हमने, व्यापार व रक्षा तकनीक पर बैठक, केंद्र सरकार के 2 शीर्ष अधिकारी दिल्ली में व्यापार, रक्षा व तकनीक से जुड़े बड़े एजेंडे पर बैठक करने पहुंचे हैं। अच्छा यूपी में फर्जी मतदाता, योगी ने कहा है कि सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और अन्य क्षेत्रों में सबसे अधिक फर्जी मतदाता पाए गए हैं, जिससे कार्रवाई होगी, है ना। भारतीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेघालय शिक्षा हटाकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही है। तो ये कुछ खबरें हैं। बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट और नियुक्तियां, ये खबर है। जब मृतक शिक्षक के परिवार की पेंशन रोकी गई तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मृतक शिक्षक के परिवार की पेंशन रोक दी, जिससे विवाद जो है पैदा हुआ है। अच्छा वंदे मातरम जो है हमने देख ही लिया इसके बारे में। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीर्ष सत्र तो वहां पर शुरू हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में तमिलनाडु में एनडीए की जीत, अमित शाह जी कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एआईएमआईएम से मिलकर जो है अलग नया गठन, हुमायूं कबीर जो बंगाल में एक मतलब कह सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करते हैं उसमें जो आगे नेता बने हुए हैं, तो उनकी बात है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से जो कुछ सामान्य खबरें थी हमने भी यहाँ भी देखी, और जो महत्वपूर्ण खबरों पर हमने ज्यादा मतलब अच्छे से फोकस किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो है जो हमने खबरें ली, जो कुछ मान के चलिए लंबी भी रही, लेकिन हमने जो है उन पर महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर जो है ज्यादा फोकस किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीजें हैं आपको पसंद आई होंगी, और साथ ही साथ जो है इनको अपने तक ही सीमित ना रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं और शेयर भी करते रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।